तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें बेसिस एंड डायमेंशंस के बारे में, लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस पे काफी काम किया हम लोगों ने। तो पिछली बार आपको जो बताया था बेसिस क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा सबसेट वेक्टर स्पेस का, और सबसे छोटा सबसेट जो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सके। ये दोनों गुण एक साथ होने चाहिए, आप उसे बेसिस बोलते हैं। तो बेसिस के बारे में, लेट S is a subset of V where V is a vector space over F. It's a vector space. Then S is a basis of Vf if पहला आप Ls इक्वल टू बी और दूसरा S is linearly independent collection of vectors. तो S में linearly independent वेक्टर है। तो ये दिखने में बहुत रटा रटाया है, और मेरे ख्याल से आप लोग जितने लोग भी अभी क्लास में हैं ये सबको आता होगा। इसमें बताने लायक बात ये थी जो मैंने अभी कही कि एस वी का सबसेट है और ये बेसिस है। तो इसमें दो खासियत होनी चाहिए। पहला, एस इज द लीस्ट सबसेट ऑफ वी, लीस्ट सबसेट ऑफ वी सच दैट एल एस इक्वल टू बी। अब अगर आपने इसमें से कुछ भी कम किया, एक भी वेक्टर कम कर दिया, तो फिर पूरा वी जनरेट नहीं हो सकता। ये सबसे छोटा है। और दूसरी बात इसमें कि इंडिपेंडेंस के मामले में S is the largest subset of largest linearly independent collection of vectors from V of V. लीनियरली इंडिपेंडेंस के मामले में लार्जेस्ट और लीनियर स्पैन के मामले में स्मॉलेस्ट। ये ध्यान रखने की बात है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर पूरी बातचीत हो गई थी शायद, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में। यस यस सर। सर। हो गई थी ना, ठीक। अच्छा, फिर आप लोग जानते ही हैं कि एक वेक्टर स्पेस है तो बेसिस तो खैर ज्यादा हो ही सकते हैं, एट से ज्यादा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये गारंटी है कि, हाँ, उससे पहले अभी बेसिस में कितने वेक्टर हैं इस पे बात करते हैं। तो बेसिस में जो वेक्टर्स की संख्या है उसे डायमेंशन बोलते हैं। ये अब एनालिटिकल अप्रोच हो गई कि व्हाट इज डायमेंशन। आज तक डायमेंशन आप ज्योमेट्रिकल सेंस में लेते हैं, अब एल्जेब्राइक सेंस में लीजिएगा कि व्हाट इज डायमेंशन। ठीक है, वो 2 या 3 डायमेंशन तक ज्योमेट्रिकल और अलजेब्राइक बिल्कुल आपके इमेजिनेशन से मैच करते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन के बाद ज्योमेट्रिकल अप्रोच बंद हो जाती है। लेकिन एनालिटिकल या अलजेब्राइक वे में बात हम करते रहेंगे। हम n डायमेंशन की बात करेंगे जहां n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बच्चों, अभी हम लोग डायमेंशन पे बात करेंगे, लेकिन फाइनाइट डायमेंशन पे बात करेंगे। तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन का मतलब है उसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स, मतलब कम से कम कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर लेके ये पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट किया जा सकता है। तो इसमें मैंने ये कहा था आप लोगों से कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस का बेसिस मिलता है, लेट
एस मेरे पास कोई कलेक्शन है जो V1 से लेकर Vn तक है आपके पास, बी अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस Pf, देन अगर ऐसा है तो सबसे खास बात यह है कि वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर एस्ट्रे वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगा। आपने कहा इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है यूनिकनेस है। मतलब बड़ी बात क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूं। एस बी अ बेसिस ऑफ दिस, देन एवरी V belongs to V can be यूनिटली, ये यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेड। आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। रिप्रेजेंटेड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों वो यूनिकनेस। अगर एस को स्पैन करने वाला, सॉरी वी को स्पैन करने वाला कोई भी आप सबसेट ले लें, कोई भी सबसेट जिसका LSV आता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ V का जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का वो यूनिट नहीं भी आ सकता। लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंस ये एश्योर करती है कि वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को क्या कहा मैंने? यस सर। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो बोलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई दिक्कत है तो। मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्रेम थ्योरी के बारे में बताया था, जिस पर कई लोग रिसर्च कर रहे हैं इस समय। वहां पर हम लोग LS=V में खुश रहते हैं। तो फिर S अगर कोई सबसेट है जो V को जनरेट कर सकता है, तो S का हर सुपरसेट भी V को जनरेट करेगा। S तो सबसे छोटा था जो V को जनरेट कर रहा है। तो प्लीज ध्यान रखिए जब S का सुपरसेट भी V को जनरेट करेगा तो वहां क्या प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी? लीनियर इंडिपेंडेंस। और लीनियर इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी अगर खत्म हो जाए तो एक ही वेक्टर के कई सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। और ये भी सिग्नल थ्योरी में काफी यूजफुल है, मैंने ये बताया था। तो जो लोग फ्रेम थ्योरी में रिसर्च करना चाहते हैं वो लोग इस फील्ड पे सोच सकते हैं यहां से आगे को। फिर वो अपने आप में एक पूरा फील्ड है, जबरदस्त अच्छा फील्ड है। तो मैंने आपको बताया था नैनीताल में दो रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर MC जोशी सर के अंडर में इस समय इस फील्ड में रिसर्च कर भी रहे हैं। और भी यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है, आप लोग इसको भी सोच सकते हैं फील्ड के बारे में अपने लिए फ्यूचर में। तो बहरहाल अभी तो बात ये आई कि भाई यूनिटनेस है, तो आपने कहा कि यूनिट कैसे प्रूफ करते हैं। तो यूनिट का तरीका तो बच्चों हमेशा मालूम है, एक ही तरीका होता है। किसी को यूनिट प्रूफ करना है उसको दो तरीके से दिखा दीजिए और लास्ट में दिखाइए कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तो वो यूनिट हो जाता है। तो यहां भी हम यही करेंगे। हम मान लेंगे कि V का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से होता है। हम मान लेते हैं लेट V belongs to capital V as two representations, मान लेते हैं। विच मतलब वो दोनों कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो हम लिख देते हैं एक बार V को हम मान लेते हैं α1 V1 से लेके αn Vn, और दूसरा β1 V1 βn Vn। तो अगर मैंने हर एक अल्फा आई को बीटा आई के बराबर प्रूफ कर दिया तो रिप्रेजेंटेशन यूनिट हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बहुत आसान है। देखिए मैथ्स में कुछ नहीं रखा है, इसकी कैलकुलेशन में मेरा मतलब।
अल्फा एन बी एन इक्वल टू बीटा एन बी वन से लेकर बीटा एन बी एन तक। अगर आप एक तरफ कर दें तो अल्फा वन माइनस बीटा वन वी वन से लेकर अल्फा एन माइनस बीटा एन वी एन तक। लेकिन V1 V2 V3 Vn का जो कलेक्शन है आपका, जिसको आपने S बोला है ऊपर, वो बेसिस है। मतलब ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और तो फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आने का मतलब हर एक का कोफिशिएंट जीरो ही होगा। बट V1 से लेकर Vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो फिर अल्फा वन माइनस बीटा वन भी जीरो होगा, एंड सो ऑन, और लास्ट अल्फा एन माइनस बीटा एन। इसका मतलब है कि अल्फा वन बीटा वन के बराबर होगा, एंड सो ऑन, और लास्ट अल्फा एन बीटा एन के बराबर है। अगर हर अल्फा आई, इसका मतलब अल्फा आई इक्वल टू बीटा आई फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू वन से लेके एन तक। तो इसका मतलब है कि सारे कोफिशिएंट जो आप इक्वेशन वन और टू में डिफरेंट सोच रहे थे वो डिफरेंट नहीं है। तो इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी इज यूनिक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी बिलोंग्स टू वी इज यूनिक। तो वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर यूनिक वे में रिप्रेजेंट हो सकता है। बच्चों, ये बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। बेसिस से पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट होता है, ये बहुत सामान्य बात है। लेकिन हर वेक्टर दो तरीके से कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। हर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन यूनिक रहेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत एलिमेंट्री चीजें थी, प्रूफ समझ में आ गया होगा। तो यहां पर एक चीज फिर सवाल उठता है। आप वेक्टर स्पेस पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका बेसिस है और वो यूनिक वे में रिप्रेजेंट हो रहा, हर वेक्टर होगा। तो सवाल ये उठेगा कि मतलब जिस दिन बेसिस नहीं होगा उस दिन क्या करेंगे फिर? या फिर क्या हमेशा बेसिस का होना जरूरी है, जैसा कि नेचुरल क्वेश्चन उठता है? अगर आप ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे ना तो पूरा सब्जेक्ट आपको लगेगा कि ये नेचुरल डेवलपमेंट है, कि इसके बाद तो यही होना चाहिए था, आपके दिमाग में खुद आएगा। तो यहां पर भी आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब तो ये खुद ही हो रहा है। तो फिर अब नेचुरल है कि हमें ये गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका एक बेसिस, कम से कम एक बेसिस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कम से कम एक बेसिस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अब हम गारंटी को फंक्शनल एनालिसिस में नहीं ले जा पाते। आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस पे हम, ये थ्योरम नहीं है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इफ वी एफ इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर, अब हम आगे को शॉर्ट में थोड़ा लिख देंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन डेफिनेटली इट हैज अ बेसिस। इट हैज अ बेसिस। और गारंटी है, ये एग्जिस्टेंस थ्योरम हुई बच्चों। यहां पर ये कह रहे हैं कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस, कम से कम एक बेसिस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और ज्यादा भी हो सकते हैं। बेसिस तो करेगा ही करेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमें यूनिकनेस नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि यूनिक बेसिस होगा, नहीं। एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस दो शब्द ऐसे हैं जो मैथ्स में हम लोग बहुत सारी जो बोलते रहते हैं। एक शब्द है एग्जिस्टेंस और दूसरा है यूनिकनेस। और आदत ये पड़ी है कि हम नॉर्मली इनको एक साथ लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऐसी थ्योरम है जो एग्जिस्टेंस तो है लेकिन ये यूनिकनेस नहीं बताती। बेसिस तो एक से ज्यादा होते रहते हैं, आप लोगों को भी मालूम। एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम अपने आप में बहुत शानदार थ्योरम है और ज्यादातर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हुए मिलती है।
ओडी और पीडी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एग्जिस्टेंस और यूनिटनेस बहुत सारी जगह है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराने पे फोकस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते समय। उनके पीछे थ्योरी क्या थी, आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको थ्योरी मालूम होनी चाहिए, बहुत डीप नहीं तो भी थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए। एग्जिस्टेंस थ्योरम जो है वो नॉर्मली कंस्ट्रक्टिव नहीं होती, मतलब आपको वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड बहुत कम मिल पाता है। लेकिन जिन लोगों ने ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम पढ़ी है इनर प्रोडक्ट स्पेस में मेरे साथ, उनको समझ में आता होगा कि वो अपने आप में बड़ी लाजवाब थ्योरम है, क्योंकि वहां पर आपको ये भी पता चलता है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होती है, काम कैसे किया जाता है। वेक्टर्स तो दिए गए हैं, इनको ऑर्थोनॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन सके। अभी हम ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम बेसिस में ही खुश हैं। लेकिन कनेक्ट दोनों होनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए। ये बहुत ट्रिवियल सा प्रूफ है, ऐसा प्रूफ में कुछ है नहीं ऐसा। मान लेते हैं मेरे पास एक सबसेट है जो वी को जनरेट करता है। देखिए, लेट S be a subset of V such that LS equal to V। ठीक हो गया। If S is linearly independent तो भाई ये linearly independent भी है और LS equal to V है तो S is itself a basis। तो थ्योरम ही प्रूफ हो गई। इसका मतलब हमें यही बताना था कि इसका बेसिस एग्जिस्ट करता है, तो हो गया बेसिस। लेकिन इफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ऐसा है तो कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा, अभी भी LSV है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि V अगर V में है तो V ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा α1 V1 अल्फा एन Vn। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, ये भी श्योर है कि ऑल अल्फा आर नॉट, सॉरी ये लैंग्वेज थी जो हमें लिखना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा इज नॉन जीरो। बच्चों ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये दो लाइन ऑल अल्फा नॉन जीरो का मतलब कुछ और हो जाता कि हर कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। हम कह रहे नहीं, कम से कम एक तो नॉन जीरो आएगा ही। लीनियरली डिपेंडेंट कलेक्शन है, तो आप लोग प्लीज ये बताइए लीनियरली डिपेंडेंट कलेक्शन में अगर आप लीनियरली डिपेंडेंट कह रहे हैं तो कोई और मान लीजिए β1 V1 प्लस βn Vn, अगर आप इसको जीरो करते हैं तो सारे बीटा जीरो हो सकते हैं क्या? नो सर। नो। कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा ना। तो मैं मान लेता हूं कि βi नॉन जीरो है, मान लेते हैं, ठीक है। βi अगर नॉन जीरो है तो βi फील्ड का एलिमेंट है और नॉन जीरो है, तो βi का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चों। तो अब अगर आप मल्टीप्लाई कर दें βi के इनवर्स से पूरी इक्वेशन को, ये इक्वेशन थी β1 V1। अब मुझे इस बार βi लिखना पड़ेगा ड्राइंग बीच में, βi Vi βn Vn इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको Vi इक्वल टू, मैं सीधे स्टेप बचा रहा हूं, Vi कितना मिल जाएगा आप सोचिएगा, माइनस βi इनवर्स β1 V1 से लेकर माइनस βi इनवर्स βn Vn, ऐसा मिलेगा या नहीं?
अरे भाई ये तो समझ में आया होगा। यस सर। अगर आप अब इक्वेशन 1 को देखेंगे तो वहां भी कहीं बीच में वी आई आया होगा ना, मैंने लिखा भले ही नहीं है। यस। यस कहीं सर। अल्फा आई वी आई भी तो आया होगा। तो अगर मैं ये वी आई की वैल्यू वहां रख दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, जरा सोचो। हम्म। सर वी को हम अल्फा V1 से लेके VI-1, VI+1 से लेके VN तक में एक्सप्रेस कर देंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। अल्फा I-1 वी I-1 प्लस अल्फा आई, ठीक है। वी आई टी जो है ये तामझाम रख देंगे, जो ऊपर से पूरा इतना बड़ा है ये पूरा आ जाएगा यार। मैं आप कॉपी में लिखना, मतलब समझ में आ गया बस। फिर अल्फा I+1 वी I+1 प्लस अल्फा एन वी एन, ये क्वेश्चन 1 इस फॉर्मेट में आ जाएगी। तो बच्चों अभी भी गौर करिए, जो वेक्टर स्पेस का वेक्टर है वी, वो जनरेट हो गया इन एलिमेंट्स की मदद से। ठीक, तीन एलिमेंट्स की मदद से। थोड़ा सा गौर करिए, मेरे पास अब जो नया सेट बन रहा है ये तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। S1 जरा देखिए तो, इसमें V1 है, VI-1 है, VI+1 है और VN तक सारे वेक्टर हैं। केवल एक वेक्टर हमने हटा दिया, कौन सा? VI। VI की वैल्यू रख दी ना इक्वेशन 2 में, तो VI तो नहीं होगा अब। तो जो S1 वेक्टर है, S1 सेट है, उसमें V1 से VN तक सब हैं। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये S है, बस इसमें क्या नहीं है, S-VI। एक वेक्टर हटा दिया और अभी भी ये पूरा का पूरा जो है वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। क्या मैं ये समझा पाया सभी को? यस सर। यस सर। भाई इतना ही करना होता है बच्चों, बाकी कुछ नहीं लिखना है। अब फिर वही कहानी जो हमने शुरू में एस के लिए कही थी। क्या? जैसे हमने कहा था LSV है, तो S अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S बेसिस हो गया। तो यहां भी वही, अगर S1 तो अभी भी तो इससे आपको ये समझ में आया है कि वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर आपने लिया है और वो S1 से जनरेट हो गया है। इसका मतलब कोई दूसरा लेंगे वो भी हो ही जाएगा। तो LS1 भी V है। फिर वही कहानी, इफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S1 इज अ बेसिस, तो फिर हो गया कहानी, यही हो गया। अगर फिर वही बात, S1 अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, एक कोफिशिएंट तो नॉन जीरो होगा ही होगा। मान लो वो VJ होता तो फिर उसे ऐसे रखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा अगले स्टेप में हमने VJ भी हटा दिया। अगर कहीं लीनियरली इंडिपेंडेंट बीच में मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो लास्ट में एक वेक्टर अकेले मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसे करते हुए इस सेट में? यस सर। अरे भाई बाकी लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं ये तो ये जानना चाह रहा हूँ। बच्चों आप लोग फ्री होके बोला करिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खाली हवा में बोलता रहूं। हेलो। सर समझ आ गया। किसी को ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया ना? तो लास्ट में अगर बच्चों इस पूरी प्रोसेस में ऐसा करते हुए कहीं पर अगर आपको बेसिस मिल गया तो ठीक है,
वरना एक स्टेप ऐसा आएगा जहां खाली एक सिंगलटन वेक्टर होगा, एक ही वेक्टर बचा है इसमें कहीं कोई, वी एन मान लेते हैं। तो सिंगलटन है, नॉन जीरो वेक्टर है, क्योंकि बेसिस मानने की सोच रहे हैं तो जीरो वेक्टर तो वैसे भी नहीं हो सकता। जिस सेट में एक भी वेक्टर जीरो हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो तो डिपेंडेंट ही है, वो तो गारंटी हो गई फिर। तो हम शुरू से मान के चलेंगे कि सारे वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। तो अगर इस प्रोसेस में कहीं आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट कलेक्शन मिल जाएगा तो वो बेसिस होगा, और बदकिस्मती से कहीं नहीं मिला तो लास्ट में सिंगलटन मिलेगा, वो तो फिर होगा ही होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बेसिस तो मिलके रहेगा। यही लिखना भी है और यही समझना भी है। तो क्या सारे लोगों को बात समझ में आई? मैंने लास्ट में दो चार लाइन नहीं लिखी फिर। यस। यस सर। तो कोई भी एफडीवीएस है, मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो ये गारंटी देती है ये थ्योरम कि उसका कम से कम एक बेसिस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सवाल उठेगा कि क्या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, तो क्या कोई इनफाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है? तो एक आध कोई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो काउंटर में नॉर्मली दे रहा हूं वो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं आप जाएंगे अच्छी जगह पे तो रिटर्न के बाद आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल दीजिए। फाइनाइट डायमेंशन तो आप लोगों को समझ में आ ही रहे होंगे, फाइनाइट तो हमें बहुत सारे पता है, कोई दिक्कत नहीं। R2 R3 Rn करते रहिए, यूक्लिडियन स्पेस है सब। तो यही फाइनाइट अपने आप में बढ़िया है। तो बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन के तौर पर इसको लिख रहा हूं इनफाइनाइट डायमेंशनल के लिए। प्रूव दैट वेक्टर स्पेस R over Q इज इनफाइनाइट डायमेंशनली। बहुत अच्छा सवाल है। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, या इज नॉट अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी कह सकते थे। तो ये इनफाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक हो गया। हम कंट्राडिक्शन से करेंगे, हम इसको फाइनाइट डायमेंशन मान के चलते हैं और देखते हैं क्या गलत कंक्लूजन निकलता है। सपोज R Q be a finite dimensional vector space, तो फिर इसका कोई बेसिस एग्जिस्ट करेगा? अभी हमने थ्योरम की है, तो मैं मान लेता हूं S, और हमने जानबूझ के ऐसा ले लिया 1 पाई पाई स्क्वायर पाई टू द पावर n be a basis of R2। अब इसमें भी ऑब्जेक्शन, आपको पता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा, तो हम खुद ही कह देते हैं कि भाई हम लोग चेक करके दिखा देते हैं। फर्स्ट वी शो दैट S is linearly independent set। नॉर्मली वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होते हैं, जल्दीबाजी में हम लोग सेट के लिए लिख देते हैं कई बार कि S इज लीनियर, सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है वरना। तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा हमारा मतलब वेक्टर्स की लीनियर इंडिपेंडेंस है। लैंग्वेज की जो कमी है वो समझ में आ रही होगी ना? सपोज यस सर। नहीं, सेट का लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं, वेक्टर्स का लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस होता है। लेकिन जल्दी में हम लोग बोलते हैं कई बार ऐसे इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। तो समझिएगा, मतलब अगर मतलब समझ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो यार। अच्छा, सपोज लीनियरली इंडिपेंडेंट मैं कह रहा हूं, मैं हम मान लेते हैं आपके पास कुछ अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक मान लेते हैं हमारे पास
अल्फा एन, अल्फा अल्फा वन पाई के साथ सर आएगा। अल्फा एन प्लस वन। हाँ चलो ठीक है, अल्फा एन प्लस वन, ये सब फील्ड के एलिमेंट होंगे, फील्ड क्यू है सच दैट अल्फा वन इंटू वन, अल्फा टू इंटू पाई, अल्फा थ्री इंटू पाई स्क्वायर, अल्फा एन प्लस वन इंटू पाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। तो बच्चों अब इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज पाई इज अ रूट ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू एक्स प्लस अल्फा थ्री एक्स स्क्वायर अल्फा एन प्लस वन एक्स टी पावर एन इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट रेशनल है। इस इक्वेशन के, ये पॉलिनोमियल थी, मैंने इक्वल टू जीरो कर दिया, अलजेब्राइक इक्वेशन है, और इसके सारे कोफिशिएंट सारे अल्फा रेशनल हैं, और मैं कह रहा हूं कि पाई इसका रूट है। पढ़ा है ऐसा? नो सर, सर पाई किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता। कब? सर जब जब उसके जब कोफिशिएंट रेशनल। ये सर लाइन, हाँ बेटा, ये आधा ये भी बोलना जरूरी है, आपने तो फंस जाओगे। पाई किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता जब उसके कोफिशिएंट क्या हो, रेशनल हो। पाई से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आई हैं पहले से ही। मैं एक बार छोटा सा यहाँ पर आपको बताऊं। जैसे बच्चों, आप मुझे छोटा सा एक वो बताइए, मैं पाई के बारे में 2 मिनट आपका लीनियर अलजेब्रा से हटके पाई पे बातचीत करना चाहूंगा। आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका एरिया पाई हो? मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, बहुत सरल सवाल पूछा मैंने। क्या आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये सवाल जिसका एरिया पाई हो, सर्कल? ये ग्रीक्स ने पूछा है, मेरा सवाल नहीं है। जो ग्रीक का मतलब यूनानी लोग हुए, उन लोगों ने पूछा ये सवाल, ये उनके द्वारा डेवलप सवाल है। और मेरा मानना है आप में से हर बच्चे को आता होगा, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप रेडियस 1 यूनिट ले लें, जो भी यूनिट हो, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा? पाई। 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 हर बच्चे को क्लियर होगा भाई ये तो। यस सर। फिर ग्रेड्स ने दूसरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या हम सर्कल को डबल कर सकते हैं? ठीक, सर्कल का एरिया डबल बना सकते हैं इसका। 2 पाई एरिया बनाना है, ठीक। तो अब रेडियस कितना होगा? सर √2। फिर बात तो वही आई, फिर √2 एग्जैक्टली तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि √2 का डेसिमल एक्सपेंशन रुकेगा ही नहीं कहीं। तो √2, बिल्कुल आपका सवाल अपनी जो ठीक है बेटा, आपने √2 जो बोला है वो सही है आंसर। लेकिन क्या हम √2 को रियल लाइन पर कहीं दिखा पाएंगे एग्जैक्टली? नो सर। बच्चों, काफी दिन पहले रियल एनालिसिस पढ़ाते समय मैंने आपको किसी रियल नंबर को रियल लाइन पर कैसे दिखाते हैं ये बताया था। दो इंटीजर के बीच के हिस्से को मैंने, डेसिमल सिस्टम है तो 10 हिस्सों में बांटा था। वो नंबर जहां पर बीच में आया फिर उसको 10 हिस्सों में बांटा था, ऐसा याद है किसी को? यस सर। यस मैं, सर। हाँ, आगे को बनाता गया हूंगा मैं। तो रियल, इस √2 को हम एग्जैक्टली इसकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं? सर एग्जैक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो ग्रीड्स ने कहा कि हाँ, ये पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली कि हम कोई सर्कल को जस्ट उसका डबल सर्कल बना दे, एग्जैक्टली नहीं बना सकते। सोचो बच्चों, ये बहुत पुराना है, और इस बार हम लोगों ने नई एजुकेशन पॉलिसी में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से एक पेपर डाला है।
बीएससी फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए ऑप्शनल। और मैं चाहता भी था इस तरह की चीजें आए, तो वहां पर बातचीत कहीं पढ़ाने का मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे। उन्होंने ये कहा कि क्या हम ट्यूब है, ट्यूब तो सभी लोग जानते होंगे, ये ग्रिड्स की प्रॉब्लम है, 3 फेमस प्रॉब्लम है बच्चों। सर्कल का डबल करना पॉसिबल नहीं है, आपको पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई। दूसरी प्रॉब्लम, ट्यूब है, मान लो साइड 1 यूनिट है, तो वॉल्यूम भी 1 ही हुआ ना, 1 × 1 × 1 ट्यूब है। यस सर। क्या एग्जैक्टली इसका डबल वॉल्यूम का बना सकते हैं हम? वन चीज और 2 यूनिट का बना सकते हैं, वॉल्यूम तो 2⁻⁻³ आ जाएगा, जैसे यहाँ 2⁻1/2 आ रहा है। बाकी बच्चे भी समझ पा रहे हैं परेशानी? यस सर। अच्छा, तो बच्चों आपने महसूस किया होगा कि ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। और तीसरा उन्होंने कहा कि एंगल को ट्राइसेक्ट करना। नॉर्मली हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हम 2-4 एंगल करते हैं, इन जनरल नहीं कर पाते हैं ज्योमेट्रिक और कंपास मेथड से। ये प्रॉब्लम्स ग्रीड्स की हैं, तो ये मान के चलिए 2000 साल या उससे पुरानी प्रॉब्लम्स है। और बच्चों जब एल्जेब्रा हमारी स्पेशली रिंग थ्योरी डेवलप होती है, तो रिंग थ्योरी में बहुत आगे जाके गॉस ने भी ये हेल्प की है इस काम में, और भी मैथमेटिशियन है। एक इररिड्यूसिबिलिटी में तो आइजेनस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, रिंग थ्योरी में कई बच्चे इसको आइंस्टाइन पढ़ते हैं, ये आइजेनस्टाइन है, ये मैथमेटिशियन है, ध्यान रखिएगा, अलग है। इररिड्यूसिबिलिटी क्या होती है? जिससे फैक्टराइजेशन नहीं होते। और उसके बाद कंस्ट्रक्टिबल नंबर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने एमएससी में, अलजेब्रा में। कंस्ट्रक्टिबल नंबर्स से ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है आज, कि कौन से नंबर कंस्ट्रक्टिबल हैं और कौन से नहीं है। यहां से पता लगा कि किसका डबल या ट्रिपल किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता। ये रिंग थ्योरी जवाब देती है, जबकि ये सारी प्रॉब्लम शुरुआत में ज्योमेट्रिकल है। कंस्ट्रक्टिबल नंबर्स पढ़े हैं आप लोगों ने? तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मेरा उद्देश्य आपको पूछ के परेशान करना नहीं है। मैं तो वैसे सोच रहा था कि अब तक पढ़ा हो, क्योंकि अलजेब्रा जब मैंने पढ़ाई थी तो अब वो कुछ साल पहले की बात है, तो मैंने पूरा वहां तक खींच रखा था सिलेबस, वहां तक पढ़ाई चीजें कि कैसे कंस्ट्रक्टेबल चीजें नहीं है और कैसे हैं। रानीखेत के बच्चे थे वो तो कुछ साल पहले, लेकिन तब ऑनलाइन हमने नहीं सीखा था, तो वो जो पढ़ाया वो सब गायब हो गया उन्हीं बच्चों के साथ। अब आपके साथ पढ़ाते हुए तो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन तो हो रहा है। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम है कि रेशनल कोफिशिएंट के साथ अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो उसका रूट कभी भी पाई नहीं आ सकता। ये प्रूफ करना छोटा मोटा काम नहीं है बच्चों, नंबर थ्योरी में ये बहुत जबरदस्त थ्योरम है। लेकिन हम अभी डायरेक्ट यूज करेंगे, पाई इज अ रूट ऑफ विच इज नॉट पॉसिबल, बस इतना लिख देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसको प्रूफ करना अपने आप में शायद हर्माइट ने किया था या किसने किया था, जो बहुत बड़ा प्रूफ है इसका, मैंने कभी पढ़ा था इसको। तो आप लिख देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी पॉलिनोमियल के रूट्स क्या हों, रेशनल नंबर हों, और आप उसका रूट पाई निकाल दें। ये असंभव है, ये असंभव है, मैंने बोल दिया, अभी प्रूफ नहीं किया, मैं यहां कर भी नहीं सकता इसको, ये बहुत लंबा प्रूफ है नंबर थ्योरी का। तो फिर अगर ये नहीं हो सकता इसका रूट, आप तो कह रहे थे ऐसा, तो इसका मतलब एज्यूमशन गलत है या नहीं? क्या ये कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ फिर? ट्रू सर। क्या ऐसा फाइनाइट बेसिस हो सकता है पाई की पावर कोई एन तक रुक सके जो? ऐसा कोई बेसिस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर बेसिस कैसा होगा, फाइनाइट नहीं हो सकता तो? अरे भाई ये समझ में आ पाया? 1 5 पाई² पाई की पावर n can't be a basis
सर हाँ सर जी। ये जो इक्वेशन आई ना अल्फा वन, जो आपकी सबसे टॉप पे इक्वेशन है, हाँ इसमें हाँ अगर हम सबको 0 0 कर दे तब तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ फिर उस हिसाब से? ठीक। तो ठीक इसके नीचे वाली इक्वेशन में तो फिर इसका रूट पाई हो जाएगा जिस समय सारे कोफिशिएंट 0 होना। यस सर। हाँ तो फिर तो बेटा कोई भी इक्वेशन बताओ, मैं उसका रूट पाई बना देता हूँ क्योंकि सारे कोफिशिएंट 0 करूंगा मैं। फिर तो पाई हर इक्वेशन का रूट बनाया जा सकता है, यस सर। जो कि संभव नहीं है। समझ में आया? यस सर। हाँ तो पाई नहीं हो सकता किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट रेशनल हो, कभी भी उसका रूट पाई नहीं हो सकता। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है क्योंकि इसको प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। मेरी वो नोट्स की कॉपी गायब हो गई है। मैं ढूंढ रहा था कि ये प्रूफ राजेश प्रताप सिंह चौहान ने हमें पढ़ाया था। हल्द्वानी दो नहरिया भूटिया पड़ाव पे रहते थे, तो उस आदमी ने मुझे ये प्रूफ पढ़ाया था एक बार। काफी लंबा गया था कई पेज में, तब जाके प्रूफ हुआ कि पाई ऐसी किसी भी इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता। प्लीज ध्यान रखिएगा, जिसके कोफिशिएंट्स रेशनल हो। अब रेशनल में इंटीजर भी शामिल है। हाँ, रेशनल ज्यादा प्राउड हो गया। इसको यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, आप इसे पढ़िए देखिएगा। तो ये बेसिस नहीं हो सकता, तो फिर हमारा इनिशियल एज्यूमशन गलत है। इनिशियल एज्यूमशन क्या था कि R over Q इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर। ज्यादा गर्म नहीं है वो। तो फिर क्या होगा ये? सर हेलो, सभी लोग सहमत हैं भाई? समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा। अच्छा बच्चों, R over R क्या होगा? छोटे छोटे सवाल पूछ सर रहा हूँ। वन डायमेंशनल। डायमेंशन R over R। R over R वेक्टर स्पेस होता है ना, तो इसका डायमेंशन यस क्या सर। होगा? वन। बेसिकली जनरलाइजेशन करोगे तो कोई भी फील्ड अपने ऊपर ही एक वेक्टर स्पेस होता है, वो तो ठीक हो गया। तो इसका डायमेंशन हमेशा वन होता है। तो इसका बेसिस क्या होगा? डायमेंशन तो वन हो गया, ठीक। बेसिस होगा क्या? सर यूनिटी एलिमेंट। वेरी गुड। अच्छा बच्चों ये बताइए, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर। टू। सर टू। अच्छा, आप देखो ना, सी ओवर आर तो टू आया और आर ओवर क्यू इनफाइनाइट डायमेंशनल आ गया, अभी जो ऊपर किया था। मतलब सी ओवर आर टू डायमेंशनल है क्या? ये बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है या नहीं? अगर किसी को नहीं आता है तो आप बोलेंगे तभी मैं कराऊंगा, वरना मुझे लगेगा सबको आता है, ठीक है। तो ठीक हो गया, इसका मतलब सबको आता है। अच्छा बच्चों, डायमेंशन अगर ये आता है तो मैं इसको फिर बढ़ा देता हूं, सी टू ओवर आर का डायमेंशन ये कितना होगा? हम्म अपलोड ये भी मान। टू ही होगा। सर फोर। हाँ फोर है। सी ओवर आर के बारे में समझिएगा, इसमें किस तरह के नंबर होंगे? जेड जो आप लोग पढ़ते हैं, एक्स प्लस आई वाई टाइप के, या ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई लिखे, सच दैट जहां एक्स और वाई रियल नंबर होंगे,
उन्हीं से बना होगा। तो इसका जो बेसिस होगा वो क्या होगा, 1,0 और 0,i बेसिस हो जाएगा या नहीं, सोचिए तो। इससे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है या नहीं, आप बताइए। या a,b अगर इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं तो a टाइम्स 1,0 प्लस b टाइम्स 0,i बन रहा है, नहीं बन रहा है तेरा, देखिए तो। यस सर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 10 और 0i जो है इससे जनरेट हो जाएगा ना, तो ये बेसिस हो जाएगा नहीं, ये वाला कलेक्शन। यस सर। यस। अच्छा, तो अब जरा सा C2/R के बारे में बात करते हैं जी। इसमें हुआ क्या, मतलब एलिमेंट कैसे वाले हुए। तो बच्चों इसमें Z1 प्लस i टाइम्स Z2 टाइप के एलिमेंट हुए। समझ में आ रहा है, Z1 Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें, कॉम्प्लेक्स ही होंगे दोनों, वहां रियल थे दोनों एक्स और वाई। तो फिर इसका बेसिस क्या होगा, तो आप गौर से सोचिए। 1 मतलब 1,0, 0,1, i,0, 0,i। ये सेट बेसिस होना चाहिए या नहीं। a टाइम्स 1,0 प्लस b टाइम्स 0,1 प्लस c टाइम्स i,0 प्लस d टाइम्स 0,i। चलो देखते हैं क्या बनता है। हाँ, पहला हुआ a,0, दूसरा हुआ 0,b, तीसरा हुआ ic,0 और चौथा हुआ 0,id। ठीक, और ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, पहला पहले के साथ जुड़ता है, दूसरा दूसरे के साथ। तो ये आ जाएगा a प्लस ic और p प्लस id। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं या नहीं बच्चों। यस सर। तो C2/R होता क्या है ये जानना तो जरूरी है ना। तो C2/R का मतलब उसमें दोनों ही ये होंगे। तो इसका जो बेसिस है ये 4 डायमेंशनल है, क्योंकि आप देख लीजिए ऊपर 4 वेक्टर हैं। क्या मैं ये चीजें छोटी छोटी हैं सब समझा पा रहा हूं आप लोगों को। यस सर। यस। तो उनको रटिए मत। अब तो आप C3 भी कर सकते हैं, फिर C3/R होता तो Z1, Z2, Z3 तीनों कॉम्प्लेक्स होते, तो डायमेंशन कितना हो जाता। 6। ऐसे हाँ, 6। हाँ वो 3 उसमें लेते तो वो 6 टाइप का हो जाता। तो आप ऐसे समझिए, तो C/R और C2/R नॉर्मली बार बार पूछते हैं, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल निकले। और यहीं पर R/Q इनफाइनाइट डायमेंशनल निकला। अब मैं आपके लिए एक छोटा सवाल दे रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए भी टाइम बचना चाहिए थोड़ा सा। और मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि एक वेक्टर स्पेस है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू n, डिग्री अप टू n। ये वेक्टर स्पेस था ना, याद है। यस सर। रियल रियल नंबर्स में ले लीजिएगा। ये फाइनाइट डायमेंशनल है बच्चों, तो इसका बेसिस। और दूसरा, आप रिंग थ्योरी में ज्यादा पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, बस इतना लिखा गया है, डिग्री नहीं लिखा गया है। कलेक्ट नीचे वाला है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स एंड दिस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एफ कैपिटल एक्स, एक्स के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट ले आते हैं हम लोग। यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, उस जब वो पॉलिनोमियल पे काम करते हैं ना रिंग थ्योरी में, तब हम लोग इसका यूज करते होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो अभी मैं कह रहा हूं दुनिया की सारी पॉलिनोमियल का कलेक्शन नीचे वाला जो है, ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और दुनिया की सारी पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n,
हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं फील्ड रियल नंबर का है, मान लो, चलो ठीक है। तो बच्चों वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो दोनों के बेसिस आप बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, कल सुबह भी मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर पता नहीं फिर क्या होगा क्लासेस, तो फिर मैं बताऊंगा। चलिए अभी इतना करते हैं, 8 बजे, ठीक है, फिर जुड़ते हैं अभी 5-7 मिनट बाद। हेलो।